पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के पूरी सब्जी प्रेम की। जी हां, राज्यवर्धन राठौड़ गए तो थे फुलेरा स्टेशन पर जयपुर अजमेर डेमू ट्रेन को रवाना करने, लेकिन ट्रेन को रवाना करने के बाद राठौड़ फुलेरा स्टेशन पर लगे स्टॉल पर पूरी सब्जी को देख खुद को रोक नहीं पाए और इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और उन्होंने बड़े ही चाव से पेट भर के पूरी सब्जी खाई। बताओ कितना उठ रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज फुलेरा स्टेशन पर डेमू ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन की लंबे समय से जयपुर अजमेर के बीच में मांग चली रही थी और इस मौके पर उन्होंने जो रेलवे स्टॉल है वहां पे पूरी सब्जी का स्वाद भी चखा। आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? आपने रेल मंत्री को भी दिया, प्रधानमंत्री को भी दिया और लंबे समय से मांग चली आ रही थी और इस तरह की और ट्रेनें चलाने की भी आवश्यकता है। देखिए, पूरा फुलेरा विधानसभा और उसमें कई सारे जो यहाँ स्टेशंस हैं वो सभी ट्रेन के ऊपर निर्भर हैं और हमने हर तरह से स्टेशनों को सुधारना, उसका प्लेटफॉर्म ऊंचा करना, पूरा सीमेंटेड करना, ऊपर छत लगाना, फुट ओवर ब्रिज बनाना, शौचालय, वेटिंग रूम, हर चाहे वो नारायणा हो, फुलेरा हो, सांबर हो, रेनवाल हो, सब जगह काम करा है। सर, आप काफी समय यहाँ पे बिता रहे हैं अभी और पूरी सब्जी का स्वाद चखा। आपने कहा कि सेना की याद आ गई, उसके बारे में थोड़ा देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री पीयूष जी का, पूरे रेल के स्टाफ का और उनसे पहले जो सुरेश प्रभु जी थे रेल मंत्री, उनका, कि जिस गति से उन्होंने जब भी हमने कोई डिमांड रखी उसको जन की जो आवाज सुनकर तुरंत उस काम को पूरा करा। स्टेशन आए थे, रात का समय हो गया खाने का, तो हमारे विधायक साहब ने यहाँ पर निर्मल जी, इन्होंने जो पूड़ी आलू की एक जो दुकान थी वहाँ जाकर हमने उसका वहाँ नाश्ता खाना खाया। तो मुझे याद है जब सेना में होते थे तो जनरल कंपार्टमेंट में कई बार होते थे, रिजर्वेशन नहीं होता था, तुरंत जाना पड़ता था। तो ऐसे ही हम रास्ते से स्टेशन पे उतर के इन्हीं ठेलों से, इन्हीं दुकानों से खाते थे। और इसका ट्रेन में जब सफर करते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो दुकानें होती हैं इनका स्वाद ही कुछ और होता है। सर, एक सवाल हटके, आपने भी अपने संबोधन में कहा कि आप बहुत जल्दी निर्णय का समय आ गया, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है जयपुर जो लोकसभा सीट है ग्रामीण, वहीं से अगला चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से जहां काम करा है वहां और सेवा करने का मौका मिले। और प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि देश देख रहा है किस तरह से मजबूती से यह सरकार काम करती है, देश के हित में और परिवार के हित में काम करती है। जो पैसा केंद्र सरकार भेजती है, पूरा पैसा का इस्तेमाल होता है, सारे बिचौलिए खत्म कर दिए और देश को एक तरह से बहुत मजबूत कर दिया। तो ये मजबूत सरकार है। और दूसरी तरफ एक मजबूर सरकार बनने की संभावना हो सकती है अगर सारे लोग मिले जुले इकट्ठे होकर आ जाए जो एक दूसरे को आज तक एक साथ नहीं बैठे हों। तो जनता ये निर्णय जरूर करेगी कि मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। सर, हमसे बात करने के लिए तो आप थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका साफ ये कहना था कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें फिर से जो है मोदी सरकार बनेगी और उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत भी दिए हैं कि जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा सीट है उसी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ खूब काम किया है। कैमरा पर्सन विकी जायसवाल के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर के प्रेस क्लब में काव्य संध्या की तरफ से साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। और इस दौरान गहलोत ने कहा कि साहित्यकारों, लेखकों के लिए मेरे दिल में सम्मान है। कार्यक्रम में 12 साहित्यकारों, कवियों और पत्रकारों को काव्य सम्मान दिया गया। मैंने कोई जमाने में कहा था साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, इनका सम्मान करें इतना कम है। और किसी मुल्क की पहचान, किसी राज्य की पहचान, किसी गांव की पहचान भी उससे होती है कि वो कैसे वहाँ पर सोच रखने वाले लोग हैं, लेखक है या साहित्यकार है या पत्रकार है। इसलिए मैंने साहित्यकार पत्रकार कोर्स का निर्माण भी किया, तो बिना किसी मांग के किया, किसी मांगा नहीं था कि करो मांग। कहने का तात्पर्य कि मेरी रुचि रही हमेशा, हालांकि मैं ना पत्रकार हूँ, ना साहित्यकार हूँ, लेखक हूँ।
15वें विधानसभा के पहले सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। पहले चरण के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस के बाद सीएम अशोक गहलोत ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के जवाब को दुराग्रह से भरा बताया। अभिभाषण पर आर पार, सीएम ने चुन चुन कर किया प्रहार। विपक्ष का तंज, सीएम ने एक भी बिंदु पर नहीं दिया जवाब। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, वसुंधरा राजे को जनता ने भारी बहुमत दिया, लेकिन बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने वसुंधरा जी को शुभकामना दी, लेकिन किया क्या? 5 साल बर्बाद किए। उन्होंने कहा कि 50 साल में क्या किया का राग अलापते हैं। 50 साल में कांग्रेस ने जो किया, उसके कारण ही आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 50 साल 50 साल 50 साल 11 बार बोले आप 50 साल। अरे 50 साल राज किया, तब आप यहाँ बैठे हुए हो। 50 साल अगर देश एक अखंड नहीं रहता, आजादी में तुम्हें क्या था? जब मुल्क आजाद हुआ, मोदी जी बोलते 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आप भी ये बात बोल लग गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। आपका भाषण का सार अगर मैं ये कहूं, अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि में रखते हुए आपने दिया है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी बातें आपने उस वक्त में कही गई। मैं पूछना चाहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, तमाम विपक्षी सदस्यों से, कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या हालात थे? एक सूबी बाढ़ आती थी, ये बिजली चमक रही है, हम बैठे हुए हैं, माई चल रहा है। आपको मालूम है कि लोग समझते नहीं कि बिजली होती क्या है। जिस मुल्क में हालात हो, वो मुल्क आजाद हुआ, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों की लाटें खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों बंद रहे। पंडित नेहरू जैसे महान नेता, महापुरुष 10-12 साल तक जेलों बंद रहे थे। कई और लोग हैं, लंबी लिस्ट है, जिनको जानते नहीं है, जाने अनजाने में हजारों लोग थे। तब मुल्क आजाद हुआ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी के लोगों ने उंगली भी नहीं कटाई, उस वक्त उंगली भी नहीं कटाई है वो लोग। 50 साल में क्या किया? 50 साल में क्या किया? अरे 50 साल में लोकतंत्र जिंदा रखा है, पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं होने दिया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज प्रधानमंत्री बन पाए नरेंद्र मोदी जी। वहीं सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि कटारिया दिल से बोलते हैं, लेकिन धर्म आरएसएस और भाजपा का निभाते हैं। उन्होंने भैरव सिंह जी के जमाने के फैसलों की तारीफ की, लेकिन ये परंपरा किसने तोड़ी, इसका नाम नहीं लूंगा। तो बोलते हैं तो लगता दिल से बोलते हैं, पर वो जिस पार्टी से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, आरएसएस हो या बीजेपी हो, उसका धर्म निभाने में पीछे नहीं रहते हैं। ये मैंने महसूस किया। इसीलिए मुझे खुशी है कि आज पुनः 5 बार कम से कम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत का नाम इस सदन में लिया गया, पहली बार वर्षों बाद में, क्योंकि ये उनके साथ रहे हुए थे। उनका एक औरत था, 52 से जीतते आ रहे थे, उनको बुला दिया गया था। मुझे खुशी हो रही थी, बैठे बैठे सुन रहा था मैं कि भैरव सिंह के जमाने में ये हुआ, उनके जमाने में ये फैसले हुए, उनके जमाने में फैसले हुए। बहुत अच्छी बात थी। ये परंपराएं रहनी चाहिए राजस्थान के अंदर। सीएम ने प्रदेश में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। वहीं किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए पैकेज बनेगा और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए विशेष योजना लाकर उन्हें फायदा दिया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके कर्ज भी माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि चुनावी घोषणा पत्र के एक-एक वादे सरकार पूरा करेगी। 50,000 की शुरुआत करी थी और बाद में वो आगे बढ़ा नहीं मामला, क्योंकि
वो लघु सीमांत किसान तक की बात थी, 50,000 तक की बात थी। हमने तय किया कि सीसी बैंक के जितने कर्जे हैं, चाहे लघु सीमांत है या चाहे अन्य हैं, उन सबके कर्जे माफ किए जाएं, ये हमने घोषणा की। वो प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, पर मैं फ्लोर पे घोषणा करता हूं, उन सभी कर्जे माफ होंगे। आपने लघु सीमांत लगा दी, अनुपातिक तरीके से आपने उनको धनराशि दी थी, जो लघु सीमांत किसान नहीं उनको भी दी थी आपने बाद में, या आपने उनके लिए वादा किया था, घोषणा की थी। आपने 2,000 करोड़ रुपए लेके आप रह गए थे, 6,000 करोड़ का भार हमारे ऊपर है, हम उसको वहन करेंगे। और उन तमाम सीसी बैंक के जो कर्जदार है, उन सबको हम लोग लोन देने का फैसला किया हमने। उधर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की और ऐसा नहीं होने पर सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम एक भी बिंदु का जवाब नहीं दे पाए और पूरा जवाब दुराग्रह से प्रेरित था। तो आप जो है ना, उनके भाषण की कॉपी लेकर के उसका विश्लेषण करना कि वास्तव में ये राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब था या अपने पूर्व जो दुराग्रह था नेता और नेताओं के बारे में, बस उसी तक अपने आप को सीमित रखा है। मेरे को लगता है एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उन्होंने छुआ। मैंने जो आर्थिक समस्या के समीक्षा के आधार पर जो तथ्य रखा, उसको भी वो नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे करके हर विषय के ऊपर अपनी बात कहने का प्रयास किया, उसका एक का भी जवाब वो ये नहीं दे पाए कि इसमें ये है या हम ये करने वाले या हमने ये किया। तो एक तरह से अभिभाषण का जवाब नहीं था, अपने मन में जो पुराना गुस्सा था और उस गुस्से को निकालने का काम इन्होंने इस फ्लोर के ऊपर किया। फिलहाल पहले सत्र का पहला चरण संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही सदन 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन पहले चरण के हंगामेदार ट्रेलर से ये बात साबित हो गई है कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार संग्राम जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी और सुधीर शर्मा के साथ बाबूलाल थायल की रिपोर्ट। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज पॉजिटिव मरीजों और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 सप्ताह में स्वाइन फ्लू के 1508 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान भी चला रहा है, जो कि आज से 25 जनवरी तक चलेगा। ये टीम स्क्रीनिंग के साथ ही दवा जनता में दवा भी बांटेगी। बढ़ते हैं आगे। महापौर विष्णु लाटा ने आज पदभार संभाल लिया है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद लाटा मेयर की कुर्सी पर विराजमान हुए। कांग्रेस पार्षद और समर्थकों ने इस दौरान उनको फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ में मौजूद रही। पदभार ग्रहण करने के बाद लाटा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 लाने की होगी। मेयर का पदभार ग्रहण करने के बाद विष्णु लाटा से खास बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। विष्णु लाटा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और जो पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद रहे और सभी जो बधाइयों का जो दौर है आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है। फूल माला पहनाकर विष्णु लाटा को यहाँ पर महापौर बनने की बधाई दी जा रही है। हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ ही अब किस तरह की प्राथमिकता रहेगी इस सीट पर बैठने पर, आपको किस तरह की क्या कमियाँ देखने को मिलेगी जो अपन पूरी करेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कमियाँ हमारे सामने 4 साल से लगातार जो डिस्कशन चल रहा है कि निगम की तरफ से क्या डेवलपमेंट या क्या अच्छी किया जाए ताकि जयपुर की जनता को राहत मिल सके, उसके देखेंगे। और जो हमारा सर्वेक्षण चल रहा है उसमें हमारी रैंकिंग बढ़े, अपग्रेडेशन हो, कैसे हो, इसके लिए हम बात करेंगे। पार्षदों से भी करेंगे और कर्मचारियों से, अधिकारियों से बैठ के तय करेंगे ताकि हमारी जो रैंकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। साफ तौर पर कई इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर जो गंदगी का जो माहौल है अभी भी बना हुआ है, काम हो रहा है लेकिन काम धरातल पे नहीं आ पा रहा। धरातल पे काम को लाके दिखाएंगे। समय कम है, फिर भी आपको एक बार एहसास होगा कि धरातल पे काम हुआ है। एक स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है और जयपुर नंबर 1 लाने की जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है, पार्षद और सभी लगे हुए हैं काम को लेकर। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी इन दिनों 4-5 दिनों के अंदर चुनाव को लेकर भी समय निकल गया है लेकिन काम वहीं अटका हुआ है?
जो कोई संसाधनों की कमी है जिनके कारण से थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है तो उसको वापस पूर्ण रूप से सक्रिय कराएंगे। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, क्योंकि पूरे 90 पार्षद आपके साथ में थे, आपने ये भी कहा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ से भी हुई थी। पूरे 90 पार्षदों को मैं पुनः अपनी जीत का वो देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं जीता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ मेरा जो पार्षद है 90 वो उस वार्ड का मेयर है। जितनी सेवा हो सकेगी जनता की और अच्छे से अच्छा काम होगा वो करने की कोशिश करूँगा। एक समितियां जो बनी हुई है, क्या समितियों पर क्या किस तरह से वापस किया जाएगा या वही चेयरमैन का? एक बार इसका रूल्स रेगुलेशन देख लेते हैं, इसमें कई निर्णय आए हुए हैं हाई कोर्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आज वो पार्षद आपके साथ नहीं आए जिन्होंने आपको वोटिंग की थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो मैं कह रहा हूँ 90 ने करी है तो ये थोड़ी है कि वो नहीं है। मैंने सूचना ही नहीं करी तो आएंगे कैसे, उनको पता ही नहीं कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी हमारा सर्वे चला है 31 तारीख है, इसको देखते हुए मैंने ज्वाइन कर लिया है ताकि काम को गति मिल सके। बिल्कुल, यहाँ पर जो काम को गति मिल सके और उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से प्राथमिकता यहाँ पर विष्णु लाटा ने रखी है। और खासतौर पे आपको बता दें कि आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर पूरी तरह से जयपुर को नंबर 1 लाने की कोशिश की जाएगी और खासतौर पे राजधानी जयपुर में जिस तरह से गंदगी जो फैल रही है उसे भी जल्दी दूर किया जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। जिला परिषद में जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के खिलाफ बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इस शक्ति परीक्षण में 30 सदस्य जिला परिषद पहुंचे। वोटिंग में भाग लेने वाले सदस्यों में से 26 सदस्य बीजेपी के और 1 सदस्य निर्दलीय था। कांग्रेस के 2 सदस्य बनवारी लाल कटारिया और मंजू देवी भी जिला प्रमुख के खिलाफ चर्चा में तो शामिल हुए लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लिया। कांग्रेस की 1 सदस्य वंदना यादव जिला परिषद तो पहुंची लेकिन बाहर से ही लौट गई। मूलचंद मीणा को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 3/4 39 सदस्यों का वोटिंग करना जरूरी था। उसमें से 27 ने वोट किया है, 2 मेंबर्स ने वोट करने से मना कर दिया था। 27 के 27 वोट्स प्रस्ताव के पक्ष में थे, बट क्योंकि हमारी मेंबरशिप ऑफ द हाउस 51 है और हमें 3/4 मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव 3/4 मेजॉरिटी पे ही प्रस्ताव पास हो सकता था, तो 27 वोट होने की वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और मूलचंद मीणा जी हमारे जिला प्रमुख अब बने रहेंगे। हम में से ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने रेल के जरिए कभी यात्रा न की हो। रेल का ख्याल जहन में आते ही कुली की तस्वीर भी उभर कर सामने आती है, लेकिन अब इन कुलियों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। देखिए रिपोर्ट में। जी हाँ, चाहे आप ट्रेन में हो या बाहर खड़े होकर प्लेटफॉर्म पर जाने का इंतजार कर रहे हो, ये आवाज आपके कानों तक जरूर पहुंचती है। सिर पर मोटी पगड़ी, कांधे पर गमछा, बाजू पर बिल्ला और लाल कमीज, कुली की यही पहचान है। ट्रेन रुकते ही सबसे पहले आपके सामने हाजिर हो जाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, कुली चाहिए साहब? हाँ तो आपका बोझ सिर पर उठा लिया, और ना तो मायूस होकर दूसरे यात्री की तरफ चल दिए। लेकिन अब कुली की ये पहचान खत्म होती जा रही है। यही वजह है कि ये कुली अब सरकार से ग्रुप डी में शामिल किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। हमारी समस्या एक ही है, हमारे को सभी भाइयों को ग्रुप डी के अंदर शामिल किया जाए। हम स्टेशन मास्टर से लेके जीएम तक हमने धरना प्रदर्शन किया तथा हमने एक महा रेल रोको आंदोलन का भी आयोजन किया था हाथरस के अंदर, लेकिन फिर भी ये सरकार हमारे लिए नहीं जगी है। और जो हमारे बूढ़े मेडिकल अनफिट बुजुर्ग हैं उनके बच्चों को नौकरी में लिया जाए और हमारी एक ही समस्या है, हमारे को ग्रुप डी में लिया जाए। लाल कमीज वाले कुली की ये मांग अब मजबूरी बन गई है। वजूद ट्रेन जैसा जरूर है, लेकिन अब इस लाल पहचान पर खतरा मंडरा रहा है। जयपुर के इस रेलवे स्टेशन पर कुल 178 कुली है, लेकिन 10-12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बामुश्किल गुजर बसर के लिए 200-400 रुपए का जुगाड़ हो पाता है। कहते हैं पहले लोग सामान के लिए कुली को आवाज लगाते थे, लेकिन बदलते वक्त में वो महज इंक्वायरी का जरिया बनकर रह गए हैं। रेलवे के अंदर 4th कर्मचारियों का दर्जा है
वही तो मांग रहे हैं हम सरकार से। हम कोई जीएम की पोस्ट या डीआरएम या स्टेशन मास्टर की पोस्ट नहीं। पहले से मजदूरी में फर्क पड़ा है पहले जमाने में और अब में? पहले से अब हमारा धंधा और ही ज़्यादा घट गया है। क्योंकि एक्सीलेटर, वैन, लिफ्टें इनके आने से और ट्रॉली बैग आने से पैसेंजर के लिए हम एक इंक्वायरी के तौर पे ही बन के रह गए हैं कुली। आखिर कमाई हो तो हो कैसे, क्योंकि बैगों की जगह तो ट्रॉली आ गई है। बोझा उठाकर पैदल ना चलना पड़े, इसलिए रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर की सहूलियत दे दी गई है। लेकिन यात्रियों की सहूलियत कुलियों के लिए संकट बन गई है। कुली की कमाई में रोड़ा बन रही है और इसी पर कुली का रोना है। पैसेंजर जब भी आता है तो यही बोलता है कि हमारे पास ट्रॉली बैग है, कुली की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, रेल विभाग अब कुलियों के बैच ट्रांसफर भी नहीं करता है और एक बुजुर्ग कुली अपना बिरला नंबर अपने बेटे को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। समस्याओं पर प्रदर्शन किया, धरने भी दिए, लेकिन सब बेकार। रेलवे में सरकारी नौकरी दी जाए, बुजुर्ग कुलियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, मेडिकल अनफिट कुलियों को चपरासी या माली की नौकरी मिले, सरकार कुलियों को ग्रुप डी में शामिल करे। समय के साथ विकास तो जरूर हुआ, लेकिन कल तक कुली जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर तरक्की की ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मन में केवल एक सवाल है, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और पिंक सिटी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।